हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में हमारी यूनिट चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और लास्ट 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और अभी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ही चल रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर टोटल 3 केस होते हैं, जिसमें से अभी हम केस 1 पढ़ रहे हैं। अब केस 1 के अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, जिसमें से टाइप 1 के क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, और आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको टाइप 1 के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो टाइप 2 के क्वेश्चन भी आप मान के चलिए कि 95% आपको समझ में आ चुके हैं। केवल थोड़ा सा वेरिएशन है, 5% आज समझना हमें। क्लियर है? लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, और सभी डीपीपी का आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेगा, जहां से आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और अगर हम बात करें कोर्स की, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का जो कोर्स है या सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक, और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीटेक थर्ड सेम के सभी सब्जेक्ट गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग यहां से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में केस नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। केस 1 को हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक बार और आपको बता देता हूं कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, तभी आप उसमें कोई मेथड लगा पाएंगे। तो यहां पर जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो कैसी है? एक तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे सबका ऑर्डर सेम होगा। वो मैंने नीचे लिखा भी है, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव आर ऑफ सेम ऑर्डर। उसके बाद बात आ रही है यहां पर लीनियर की। लीनियर का मतलब है जितने भी इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे सभी की जो पावर है या डिग्री है वो 1 होगी। देखिए, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिग्री 1 होगी। उसके बाद विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे सभी के जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो इस तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तब आप यहां पर वही मेथड लगाएंगे जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो देखो, आपके पास जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेल बाई डेल एक्स की जगह डी लिखेंगे और डेल अपॉन डेल वाई की जगह डी डैश लिखेंगे, और अपनी इक्वेशन को डी और डी डैश के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? दूसरी बात, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा होगा उसका फॉर्मेट ax प्लस बी वाई की फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? ax प्लस बी वाई। तो ये मेरे ख्याल से ax प्लस बी वाई अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ax प्लस बी वाई का जब फॉर्मेट होता है तो उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज, तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पीआई का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन एफ डी कॉमा डी डैश, और यहां पर राइट हैंड साइड वाला आपका फंक्शन आ गया। देखिए, यहां पर बिल्कुल आप मान के चलिए कि 90% सिमिलर वही है सब कुछ जो आपका मैथमेटिक्स 2 में भी था, ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो आगे क्या है, ये जो नीचे लिखा है एफ डी कॉमा डी डैश,
ये एक्चुअल में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में जो जेड का कोफिशिएंट होता है उसी को आप यहां पर नीचे लिखते हैं, जेड के कोफिशिएंट को। आगे चलते हैं, देखिए ये जो आपने नीचे फंक्शन लिखा है ये डी और डी डैश की फॉर्म में है ना, ये क्या होता है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी होती है, एन होती है। यहां पर देखिए डिग्री, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना, यहां पर जो हम डिग्री की बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो ऑर्डर ही है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने इसको डी और डी डैश में कन्वर्ट कर दिया तो अब हम इसको एक तरह से एल्जेब्रिक इक्वेशन मान रहे हैं। तो अगर इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो इसकी जो डिग्री होगी, तो क्योंकि ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस जो फंक्शन होता है उसकी डिग्री सब जगह सेम होती है। तो मान लेते हैं इसकी डिग्री एन है, कितनी डिग्री है इसकी, एन। अब आगे देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यहां पर जो डी लिखा है डी के प्लेस पर लिखेंगे एक्स का कोफिशिएंट, और जो डी डैश लिखा है इसके प्लेस पर लिखेंगे बी का कोफिशिएंट। बोले बात समझ में आ गई। एक्स का कोफिशिएंट, देखिए एक्स का कोफिशिएंट डी के प्लेस पर आ जाएगा, वाई का कोफिशिएंट बी के प्लेस, डी डैश के प्लेस पर आ जाएगा। तो डी को ए से रिप्लेस कर देंगे और डी डैश को बी से। तो अब देखो क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर दो सिचुएशन बनेंगी, या तो ये जीरो बन जाएगा या ये जीरो नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। अगर ये जीरो नहीं बना तो हमारा बनता टाइप 1 की प्रॉब्लम। अगर जीरो नहीं बना तो इसका मतलब वो टाइप 1 का क्वेश्चन है, और टाइप 1 के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं, ठीक है। अगर आप उतने क्वेश्चन कर लेंगे तो टाइप 1 का फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो टाइप 1 में क्या होता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, यही हमारा टाइप 1 है। और अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तो आप ax प्लस by को u मानेंगे, और जब आप इसको u मान लेंगे तो उसके बाद अब ये pi का फॉर्मूला आप लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, pi का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, 1/fa, b। यहां पर जितनी भी इस फंक्शन की डिग्री होती है उतनी ही बार आप इस फाई u को इंटीग्रेट करते हैं। अगर 2 डिग्री होगी तो 2 बार करेंगे, 3 डिग्री होगी तो 3 बार करेंगे। क्लियर है। तो ये तो बात हुई टाइप 1 की, टाइप 1 की। नाउ टाइप 2, देखिए टाइप 2 में क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। टाइप 2, आज हम टाइप 2 के ही क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सब टाइप 2 के होंगे, यानी कि आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन के अंदर नीचे वाला जो फंक्शन है ये जीरो बनेगा। और आपको याद होगा मैथमेटिक्स 2 में जब डिनोमिनेटर जीरो बनता था तो वो केस ऑफ फेल्योर होता था। कौन सा होता था, केस ऑफ फेल्योर। तो जैसे ही ये जीरो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, केस ऑफ फेल्योर बन जाएगा, केस ऑफ फेल्योर। बोलो बात समझ में आ गई। तो केस ऑफ फेल्योर जब होता है तो हम क्या करते थे, जब हमने मैथमेटिक्स 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो आपको याद होगा जब केस ऑफ फेल्योर बन जाता था तो हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते थे और न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करते थे। और ऐसा हम तब तक करते रहते थे जब तक डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो ना आ जाए, है ना। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो एक बार और x से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा ही करते थे। सिमिलर यहां पर भी ऐसा ही करना है, लेकिन यहां पर हम डिफरेंशिएट x या y के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे या तो d के रेस्पेक्ट में या d डैश के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर दो सिचुएशन बनती हैं कि आप d के रेस्पेक्ट में कब डिफरेंशिएट करेंगे और d डैश के रेस्पेक्ट में कब डिफरेंशिएट करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, आपका जो ये नीचे वाला फंक्शन है जिसमें d और d डैश आ रहा है, आपको इसको ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है, इसमें आपको यह ध्यान से देखना है कि इसके अंदर d की पावर मैक्सिमम है या d डैश की पावर मैक्सिमम है। बात समझ रहे हो मेरी, d की पावर मैक्सिमम है या d डैश की पावर मैक्सिमम है। भाई किसी ना किसी की तो मैक्सिमम होगी या दोनों की इक्वल होगी। तो अब यहां पर दो सिचुएशन बनती हैं, यहां पर दो सिचुएशन बनती हैं। अगर d की पावर d डैश की पावर से बड़ी है या बराबर भी है, बड़ी हो या बराबर हो, ध्यान रखना इक्वल भी है इसमें और ग्रेटर देन भी है। तो इस सिचुएशन में आप डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो d के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से आप d की जगह a रखेंगे और d डैश की जगह क्या रखेंगे, b रखेंगे। अगर ये फिर से जीरो बन जाता है, अगर ये फिर से जीरो बन जाता है तो आप एक बार फिर से
डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप ए और बी को पुट करेंगे, अगर उसके बाद भी 0 बनता है तो फिर एक बार और आप डिफरेंशिएट करेंगे डी के रेस्पेक्ट में, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। 2-3 स्टेप के बाद जाकर के आपको नीचे की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 मिल जाएगी। जब आपको वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए, देखिए जब आपको वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए तो अब फिर से ये टाइप 1 में पहुंच गया। अब अगर ये टाइप 1 में पहुंच गया तो ax प्लस by की जगह आप u रखेंगे और फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन देखो, अगर d डैश की पावर d से, हाँ यहां पर d, एक मिनट, यहां पर d डैश नहीं है, यहां पर d है। अगर d डैश की पावर क्या हो जाए, ध्यान देना, d डैश की पावर अगर d से बड़ी हो जाए तब क्या करेंगे। देखिए यहां पर d डैश की पावर d से क्या बड़ी है, तो इस बार आप डिफरेंशिएट करेंगे d डैश के रेस्पेक्ट में। देखो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, d डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे, और मल्टीप्लाई किसके क्या करेंगे, y। इस बार x मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, y मल्टीप्लाई करेंगे। बोले बात समझ में आ गई। अब डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से नीचे वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये फिर 0 हो जाता है तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार और y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से पूरा प्रोसीजर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। और इसके बाद जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप वापस यहीं पर आएंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन, है ना। देखिए सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, पहले तो आप देखो ध्यान से, यहां पर d की पावर कितनी है 2, d डैश की पावर भी कितनी है 2, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। d और d डैश का कोफिशिएंट कांस्टेंट है ना। और राइट हैंड साइड में ax प्लस by का फॉर्मेट भी है। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है केस 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलरेडी हमें d की फॉर्म में दे रखा है, d माइनस d डैश की पावर 2 z इज इक्वल टू 10 y प्लस x, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, देखो अब यहां पर आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है ना। आप जानते हैं कि पुट d के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और d डैश के प्लेस पर, सॉरी d के प्लेस पर m और d डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, जरा देखो ध्यान से, d की जगह जब m रख देंगे तो यह आ जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 10 y प्लस x, ठीक। अब यहां से देखो, यहां से आपको मिलेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि देखिए आपको इसको सॉल्व करना है तो CF तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब m की 2 वैल्यू मिल गई आपको, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आपको m की 2 वैल्यू मिल रही है, दोनों 1 1 मिल रही है, क्योंकि m माइनस 1 2 बार आ रहा है तो 2 वैल्यू मिलेंगी और दोनों ही इक्वल होंगी। तो यानी कि यहां पर रिपीटेड रूट्स आपको मिल गए। कौन से रूट्स मिल गए, रिपीटेड रूट्स। और रिपीटेड रूट्स के केस में CF का फॉर्मूला क्या होता है ये आप अच्छे जानते हैं, तो मैं यहां पर CF लिख देता हूं, F1 y प्लस x प्लस x टाइम्स F2 y प्लस x। तो ये आ गया मेरे पास CF। तो CF तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है PI, है ना। चलिए ना, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन z का कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट रखना, ये मत रखना, ये d के फॉर्मेट में, d माइनस d डैश का होल स्क्वायर, d माइनस d डैश का होल स्क्वायर, और यहां पर 10 y प्लस x। चलिए अब यहां पर आगे देखिए क्या करेंगे। देखो d के प्लेस पर x का कोफिशिएंट रखेंगे जो कि 1 है, और d डैश के प्लेस पर y का कोफिशिएंट रखेंगे जो कि 1 है। अगर आप यहां पर 1 रखो, यहां पर भी 1 रखो, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो आप यहां पर लिख देंगे केस ऑफ फेल्योर। बोलो बात समझ में आ गई, केस ऑफ फेल्योर। देखो आप चेक करो,
आपको यहाँ 1 रखते हैं और यहां पर भी 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 बन रहा है, इसका मतलब केस ऑफ फेल्योर आपका बन गया, केस ऑफ फेल्योर। अब आगे देखें ना, तो यहां से हमें केस ऑफ फेल्योर मिला तो हम क्या करेंगे। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर पावर किसकी ज्यादा है, डी की या डी डैश की, दोनों की सेम है। और अगर पावर दोनों की सेम है तो देखिए इक्वल पावर का केस बन रहा है, यानी कि यही वाला केस है, क्योंकि इसमें इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब यहां पर आप x से तो करेंगे मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी, डी के रेस्पेक्ट में, तो 2d माइनस डी डैश। देखिए आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डी के रेस्पेक्ट में तो डी डैश कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो डी डैश देखिए, तो ये 2 इंटू डी माइनस डी डैश हो गया, और फिर से करेंगे तो डी का 1 और डी डैश का 0 हो जाएगा, यानी कि यही आएगा। और यहां पर आपका आ जाएगा tan y प्लस एक्स। फिर से चेक करते हैं, देखो फिर से चेक करिए, अगर आप फिर से चेक करते हैं तो क्या आएगा, यहां पर मैं x का कोफिशिएंट 1 रखूं और y का कोफिशिएंट 1 रखूं तो 1 - 1 0, अगेन 0 बन रहा है, यानी कि फिर से हमारा केस ऑफ फेल्योर बन रहा है, अगेन केस ऑफ फेल्योर, है ना, अगेन केस ऑफ फेल्योर। आगे बढ़ते हैं और एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा, नीचे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d का डिफरेंशिएशन 1 और d डैश का 0, इसका मतलब 2 × 1 आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास आ गया tan y प्लस एक्स। ठीक, तो यहां से हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, जरा ध्यान दो, x स्क्वायर अपॉन 2 और tan y प्लस एक्स। क्या इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेट उतनी बार करते हैं जितनी d की पावर हो नीचे, यहां तो d की पावर 0 है, यहां d आया ही नहीं, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं। अगर यहां पर मान लो यहां पर जाकर के, अगर यहां पर जाकर के नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करता, क्योंकि यहां पर d की पावर 1 है। यहां पर जब d आया ही नहीं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, pi हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो अब यहां पर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देता हूं, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान देना, कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि हमें लिखनी है यहां पर किसकी वैल्यू, z की, तो z इक्वल टू CF प्लस PI, और यहां पर CF कितना था, F1 y प्लस एक्स और प्लस x टाइम्स F2 y प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan y प्लस एक्स। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि इसको मैंने किस तरीके से किया है, ठीक है ना। तो बहुत आसान था। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको यह चीज समझनी होगी कि यहां पर इंटीग्रेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे d की पावर कुछ आई ही नहीं, d आया ही नहीं। भाई नीचे जितनी d की डिग्री होती है, यहां पर जितनी d की डिग्री होती उतनी बार इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन यहां पर d की डिग्री 0 है तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। यहां पर देखिए आपका RST की फॉर्म में दे रखा है, और RST तो आप जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4R माइनस 4S प्लस T इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। तो जैसा कि आप जानते हैं कि R क्या होता है, R सबको मालूम है, del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस 4 del 2z अपॉन del x और del y, ये भी सबको मालूम है, t del 2z अपॉन del y स्क्वायर। हमने क्या किया, पहले RST को कन्वर्ट कर दिया किसमें, पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में, इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। अब आगे देखो, अब इसको d के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखिए कितना बनेगा, यहां पर बनेगा 4d स्क्वायर माइनस 4d और d डैश, क्योंकि यहां पर एक x की टर्म है एक y की टर्म है, और यहां पर d डैश का स्क्वायर बनेगा, बाहर आ जाएगा z इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम m की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ पुट, हाँ पुट यहां पर, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख ले, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो बन रहा है, देखो
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 16 log। देखिए ऐसा लिखने से थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, आप नहीं लिखना चाहते इसको ये तो मत लिखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, इससे क्या होगा थोड़ा आसान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहां पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि होल स्क्वायर लिखा हुआ, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो 2d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर को ओपन करोगे यही आएगा। तो यहां पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पुट d के प्लेस पर m पुट कर दो, d डैश के प्लेस पर 1 पुट कर दो। तो ऐसा करने से देखो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, चलिए देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो जरा क्या आएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन, अच्छा इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा था, देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, ना डी ना डी डैश। चलिए तो यहां से अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूं तो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। इसका मतलब यहां से मेरे पास m की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां से मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/2 दो बार आएगी, यानी कि रिपीटेड रूट्स है। तो रिपीटेड रूट्स है तो आपको CF लिखना आता है रिपीटेड रूट्स के लिए, तो इसका CF कितना हो जाएगा f1 y प्लस x/2, 1/2 था ना, x/2 हो गया, प्लस x टाइम्स f2 y प्लस x/2। तो ये हमारा क्या आ गया, यहां से CF आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है, दिस इज द CF। अब हमें कैलकुलेट करना है PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। देखिए कितना आएगा, PI का फॉर्मूला लगाएंगे 1/FD, FD तो ये रहा FD डैश है ना, FD और D डैश, तो 1/ इसको लिखूंगा मैं यहां पर Z का कोफिशिएंट 2D माइनस D डैश का होल स्क्वायर, D डैश का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन है 16 log x प्लस 2y। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, अगर मैं d की जगह 1 रख दूं तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट कितना 2, तो d डैश की जगह 2 रख दूं तो 2 - 2 0, केस ऑफ फेल्योर। क्या बन रहा है, केस ऑफ फेल्योर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इट इज अ केस ऑफ फेल्योर। तो अगर केस ऑफ फेल्योर बनेगा तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा यहां पर एक चीज और चेक करो, पावर किसकी ज्यादा है, देखो अब जरा ध्यान देना, d की पावर 2 है, यहां पर d डैश की पावर 2 है, तो d की पावर भी 2 है, d डैश की पावर भी 2 है, पावर इक्वल है। तो जब पावर इक्वल होती है तो आप क्या करते हैं, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा ना, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x से हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × 2d माइनस डी डैश आएगा, 2 × 2d माइनस डी डैश आएगा, है ना, डिफरेंशिएट करने पे यही आएगा ना, पावर क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में। अब इसका अंदर का भी तो करेंगे, चेन रूल लगाएंगे ना, तो 2d का 2 आ जाएगा और d डैश का 0, यानी कि 2 और आएगा बाहर, यहां पर 2 और आएगा, इनटू में 16 log x प्लस 2y। अब यहां से देखो दोबारा, अगर मैं x का कोफिशिएंट 1 रखूं और d डैश का जगह पर मैं 2 रखूं y का कोफिशिएंट, तो अगेन ये केस ऑफ फेल्योर ही बन रहा है। फिर से क्या बन रहा है, दिस इज द केस ऑफ फेल्योर। तो अगेन केस ऑफ फेल्योर, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन केस ऑफ फेल्योर। तो फिर से हमारा केस फेल हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट और एक बार और करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 1/, अब जरा ध्यान दो, ये तो हो गया 2 × 2 = 4 इंटू, अब मैं 2d का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 आएगा और d डैश का 0, तो इतना आ जाएगा, इंटू में 16 log x प्लस 2y।
तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये 4 2 जा 8 हो गया, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास पीआई आ जाएगा 2x² log x प्लस 2y। तो आपके पास क्या आ चुका, आपके पास CF भी आ चुका, आपके पास PI भी आ चुका। बस आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देना है दोनों को ऐड करके। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, z इक्वल टू CF प्लस PI करेंगे। तो यहां से z इक्वल टू CF कितना है, CF f1y प्लस x बाई 2, f1 y प्लस x y, यहां पर x टाइम y x2 था ना, हाँ x बाई 2, f1 y x प्लस x बाई 2 प्लस x f2 y प्लस x बाई 2 प्लस, अब ये PI को ऐड कर दो, मैं नीचे लिख देता हूं 2x² log x प्लस 2y। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो आपने देखा दोनों क्वेश्चन में हमारा केस ऑफ फेलियर हुआ दो बार, है ना। और केस ऑफ फेलियर होने के बाद नीचे डी बचा ही नहीं, इसलिए हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखिए जहां पर केस ऑफ फेलियर होने के बाद भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन del क्यूब z अपॉन del x स्क्वायर del y माइनस 2 del क्यूब z अपॉन del x del y स्क्वायर और del क्यूब z अपॉन del y क्यूब। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए ना, यहां पर हमारे पास क्या है, del क्यूब z अपॉन del x स्क्वायर और del y माइनस 2 del क्यूब z अपॉन del x del y स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं, प्लस del क्यूब z अपॉन del y क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं d और d डैश में, देखिए क्या बनेगा, यहां पर del क्यूब, यहां पर देखो del x का स्क्वायर है तो यानी कि d का स्क्वायर आएगा, और एक बार del y है तो d डैश आएगा, d स्क्वायर d डैश माइनस 2, यहां पर देखो x एक बार है तो d और y दो बार है तो d डैश का स्क्वायर, प्लस यहां क्यूब है तो d डैश का होल क्यूब, और बाहर आएगा z इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो राइट हैंड साइड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x प्लस 0y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ax प्लस by का ही फॉर्मेट है। आगे देखो, अब यहां पर क्या करना है, देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले तो यहां पर d कॉमन आ रहा है, d डैश क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, इससे पहले तो नहीं कॉमन आ रहा था किसी में, एक बार ध्यान दें, यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, और इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा। चलिए अब यहां पर हमारा कॉमन आ रहा है डी डैश, देखो तीनों में डी डैश है, तो डी डैश को लेंगे कॉमन, डी डैश को कॉमन लेने के बाद यहां पर डी स्क्वायर बचेगा, यहां पर 2d डी डैश बचेगा, और यहां पर डी डैश का स्क्वायर बचेगा, और z इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर मैं लिखूंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यहां पर कॉमन आ रहा है, तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो थोड़ा सा यहां ध्यान से लिखना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने एम पुट नहीं करा, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद एम पुट करूंगा। देखो यहां पर ये जो डी डैश अकेला आ रहा है, ये इसको आप सेपरेट लिखेंगे, डी डैश इक्वल टू 0, और ये तो डी डैश इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरा पार्ट क्या था, डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू में 0, इसको सेपरेट लिखेंगे। अब जरा ध्यान देना, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के 3 केस बताए थे, जिसमें तीसरा केस मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कभी भी डी या डी डैश कॉमन आ जाए तो आप उसके लिए CF अलग से लिखेंगे। तो यहां पर डी डैश कॉमन आ रहा है, और डी डैश के लिए CF क्या होता है, डी डैश के लिए CF होता है आपका f1x, तो इसका CF क्या आ गया, f1x आ गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको मैंने जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ाया था लास्ट से लास्ट लेक्चर में, तो उस लेक्चर को आपको कंप्लीट देखना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ।
चलिए इधर आते हैं, ये आप अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर क्या करो, आप डी की जगह पर m पुट कर दो, तो m स्क्वायर, ये 2m बन जाएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा, इक्वल टू में 0। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आपको m की 2 वैल्यू मिलेंगी। देखो एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, ये एक्चुअल में आपका बन रहा है m-1 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, तो यहां से m-1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो आप कैलकुलेटर से भी इसके रूट निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। चलिए देखिए, तो यहां से हमारे पास m की कितनी वैल्यू आ गई, यहां से m की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, 1,1 1,1। क्लियर है। तो यहां से मुझे 2 वैल्यू मिली m की 1,1 और एक CF मुझे मिल गया यहां से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF होगा F2 y प्लस एक्स। मैंने F2 क्यों लिखा, F1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि F1 पहले ही आ चुका है, प्लस F3, अच्छा रिपीटेड रूट्स हैं, तो x टाइम्स F3 y प्लस एक्स। तो यहां से हमारा CF आ गया। अब जरा आगे देखो, कंप्लीट CF क्या होगा, कंप्लीट CF F1 x F1 x। देखो कंप्लीट CF के लिए आपको इसको और उसको ऐड करना होगा, तो F1 x प्लस F2 y प्लस एक्स प्लस F3 y प्लस एक्स, ये हमारा आ गया कंप्लीट CF। तो यहां से हमें CF तो मिल गया, अब निकालना PI। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब PI निकालते हैं। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो 1 के अपॉन में याद रखना, यहां पर आपको ये यूज नहीं करना, आपको यही यूज करना है स्टार्टिंग वाला। तो डी स्क्वायर डी डैश माइनस 2d डी डैश का स्क्वायर और प्लस का डी डैश का होल पावर 3, और यहां पर फंक्शन क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 0y का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि आपको d डैश की जगह पर 0 रखना पड़ेगा। तो जब आप d डैश की जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तीनों 0 बन जाएंगे। तो ये तो पूरा का पूरा 0 बन गया। इसका मतलब केस ऑफ फेल्योर हमारा बन गया, केस ऑफ फेल्योर, दिस इज द केस ऑफ फेल्योर। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये केस ऑफ फेल्योर है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है, क्या है, इस बार d की मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर d की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि d की मैक्सिमम पावर 2 है। d डैश की देखो, d डैश की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस बार जो हमारा कंडीशन बनी है, सिचुएशन, वो ये वाली बनी है, पावर ऑफ d डैश इज ग्रेटर देन पावर ऑफ d। तो इस बार आप y से मल्टीप्लाई करेंगे और d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होंगी, है ना। चलिए, तो यहां पर d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो देखिए PI कितना आएगा ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, तो यहां पर y से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो y इंटू 1 अपॉन, और 1 के अपॉन में इसका करना होगा d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां पर अगर आप d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर बचेगा, क्योंकि d स्क्वायर कांस्टेंट है, d स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर d डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2d डैश बन जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4d d डैश, 4d d डैश माइनस में 4d और d डैश, 4d और d डैश। इसका करेंगे तो 3d डैश का स्क्वायर बनेगा, 3d डैश का स्क्वायर बनेगा। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, हमने y से मल्टीप्लाई किया और d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और 1 अपॉन x प्लस 0y को मैंने यहां लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, वापस पुट करके देखते हैं। देखिए y का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि d के प्लेस पर 1 रखेंगे, d डैश के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो ये भी 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, लेकिन ये 1 बनेगा। 1 माइनस 0 0 1, तो यानी कि 0 नहीं बन रहा है, ये 1 बन रहा है। तो अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। देखिए ना, पुट
डी के प्लेस पर 1 रख दीजिए और डी डैश के प्लेस पर 0 रख दीजिए। तो ऐसा रखने से देखिए क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान दें ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन, और अब जरा देखो हम टाइप 1 पे चले गए, क्योंकि अब डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, तो हमारा टाइप 1 आ चुका है, तो हमें पता चल गया 0 नहीं बन रहा है। तो अब आप एक चीज और पुट करेंगे, क्या, x प्लस 0y के प्लेस पर पुट कर देंगे u, और ये इसका स्क्वायर है ना, क्या पुट कर देंगे, u। तो यहां पर देखो नीचे तो बन गया कितना आपका y इंटू 1 अपॉन 1 बना, और यहां पर आपका 1 अपॉन यू स्क्वायर बना। एक और चीज यहां पर डी की देखिए, जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तब डिग्री कितनी है इसकी, 2 है इसकी डिग्री, तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 अपॉन यू स्क्वायर का डी यू। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम केस 1 पे चले गए, यानी कि टाइप 1 पे चले गए, सॉरी केस तो 1 ही चल रहा है, टाइप 1 पर हम यहां चले गए। अब देखो जरा आगे ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वाई इंटू, इसको 2 बार, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए एक बार इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन यू स्क्वायर का होता है 1 अपॉन यू स्क्वायर का माइनस में, देखिए माइनस में 1 अपॉन यू हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन यू, क्योंकि ये यू स्क्वायर है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो यू की पावर -2 आएगी, और यू की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है यू की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि माइनस का 1 अपॉन यू, और माइनस के 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कितना आएगा, लॉग यू। तो यहां पर आपके पास पी आई आ गया माइनस का वाई लॉग यू, और यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू कितना था, यू था आपके पास, हाँ x प्लस 0y, यानी कि x की जगह आपने u रखा था तो यहां पर x आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस का y लॉग x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास पी आई, तो पी आई आ चुका, सी एफ आ चुका, अब बस आंसर लिखना है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देता हूं, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन कितना बनेगा, जरा ध्यान दें, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपके पास z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ कितना है, सी एफ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सी एफ हमारे पास आया था f1x f2y प्लस एक्स, और यहां पर x भी आएगा, है ना। चलिए लिख देता हूं मैं, f1x प्लस f2y प्लस एक्स प्लस एक्स f3y प्लस एक्स प्लस, अब ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस में y लॉग x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार स्टार्ट करिए, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहां पर क्या है, इसको सॉल्व करना है, पहले से आपको डी के फॉर्मेट में दिया हुआ डी और डी डैश। तो यहां पर सबसे पहले देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है, सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट है, और ax प्लस by का फॉर्मेट भी है। बस आपको यहां पर जब आप pi निकालेंगे ना, तो एक बार आपको इसके लिए pi फाइंड करना पड़ेगा और एक बार इसके लिए करना होगा। तो आपको pi को 2 पार्ट में कैलकुलेट करना होगा, बाकी इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है। देखिए जरा, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 5d और डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d डैश की पावर 3, और बाहर है z इज इक्वल टू ई की पावर में y प्लस 2x प्लस y प्लस x की होल पावर 1/2। चलें, अब यहां पर सबसे पहले, ये तो हमें पहले से d के फॉर्मेट में दिया है, हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन यहां पर
कर लेते हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब आप कर देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा m की पावर 3 माइनस 4m स्क्वायर प्लस का 5m और माइनस का 2z इज इक्वल टू ई की पावर में y प्लस 2x प्लस y प्लस x की होल पावर में 1/2। अब यहां पर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर की जरूरत आपको यहां पर पड़ेगी, है ना। तो कैलकुलेटर से आप इसके क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहां पर क्यूबिक इक्वेशन है तो सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहां से बनेगी, जेड के कोफिशिएंट से। तो जेड का कोफिशिएंट क्या है, m की पावर 3 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा इसका 1,1,2, है ना, 1,1,2, यानी कि यहां पर 1 रिपीटेड रूट्स है और 2 क्या है, यहां पर डिफरेंट वैल्यू है। चलिए अब आगे देखिए, तो मैं इसके लिए CF लिख देता हूं। तो देखिए CF क्या आ जाएगा, F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y प्लस एक्स। अब यहां पर x भी लिखना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेड है ना। तो x टाइम्स F2 y प्लस एक्स और ये डिफरेंट है तो यहां पर F3 y प्लस 2x। आप चाहे तो डिफरेंट वाला पहले लिख सकते हैं और रिपीटेड वाले बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया हमारा CF। अब हम निकालते हैं PI, है ना, PI को कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए PI, तो PI के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/1 के अपॉन में लेफ्ट साइड आएगी। तो 1 के अपॉन में लेफ्ट साइड को लिख लेता हूं मैं यहां पर, देखो जरा, D की पावर 3, लेकिन राइट साइड यहां पर एक मिनट थोड़ा सा, PI 1/1 के अपॉन में आएगा D की पावर 3 माइनस 4D स्क्वायर D डैश प्लस 5D D डैश का स्क्वायर, 5D D डैश का स्क्वायर। आगे देखो जरा कितना बच गया, माइनस का 2D डैश की होल पावर 3 और ऊपर और क्या आएगा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान देना, राइट हैंड साइड में लिखा है ये पूरा का पूरा फंक्शन। तो इस राइट हैंड साइड को मैं यहां लिख देता हूं, ई की पावर में y प्लस 2x प्लस y प्लस x की होल पावर में 1/2। अब यहां पर देखो आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक पार्ट इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ भी चला जाएगा। तो यहां पर जो आपका PI आ जाएगा, देखो PI क्या बनेगा, 1/, जरा ध्यान दीजिए, 1 के अपॉन में D की पावर 3 माइनस 4D स्क्वायर D डैश प्लस 5D और D डैश का स्क्वायर एंड माइनस का 2D डैश की पावर 3। ये आपका आएगा नीचे, देखिए D क्यूब माइनस 4D स्क्वायर D डैश प्लस 5D D डैश स्क्वायर माइनस 2D डैश का पावर 3 और यहां से आ जाएगा e की पावर में y प्लस 2x। तो ये वाला जो बाहर वाला पार्ट था इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये पार्ट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो उसको मैं नीचे लिख देता हूं प्लस, अगेन आपके पास ये फिर से आएगा d की पावर 3 माइनस 4D स्क्वायर D डैश प्लस 5D और D डैश स्क्वायर माइनस 2D डैश की पावर 3, ये आ गया। और यहां पर e की पावर में, अच्छा e की पावर पहले आ चुका है, y प्लस x की होल पावर में 1/2। तो यहां से देखो एक PI ये होगी और एक PI है, दोनों को ऐड करके PI आएगा। तो यहां पर जो हमारा PI है वो दो पार्ट है इसमें, P1 प्लस P2, दोनों को अलग अलग सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां पर पुट कर देंगे तो PI आ जाएगा। तो पहले में देखो ये वाला पार्ट को मैंने क्या मान लिया, P1। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या बन गया, P1, और ये जो पार्ट है ये हमारा बन गया P2।
ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया P2 और ये हमारा हो गया P1। तो मैं P1 और P2 को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, तो देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान दें। नेक्स्ट स्लाइड P1। तो पहले P1 को कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं। 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश और 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 5d डी डैश स्क्वायर प्लस 5d एंड डी डैश स्क्वायर और माइनस में 2d डैश की पावर 3, 2d डैश की पावर 3। और फंक्शन क्या है पहला वाला, e की पावर में y प्लस 2x, e की पावर में y प्लस 2x। बिल्कुल करेक्ट लिखा, बिल्कुल। चलिए अब आगे देखो जरा। अब यहां पर क्या करना है, चेक करते हैं केस ऑफ फेलियर तो नहीं बन रहा। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो x का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि d के प्लेस पर आप 2 रखेंगे। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, पुट करके ही देख लेते हैं केस ऑफ फेलियर बनेगा या नहीं बनेगा। पुट d के प्लेस पर 2 पुट कर दो, x के प्लेस सॉरी d डैश के प्लेस पर 1, क्योंकि आपका x का जो कोफिशिएंट होता है वो d के प्लेस पर आता है और y का कोफिशिएंट d डैश के प्लेस पर आता है। तो देखो यहां पर ऐसा करने पे देखते क्या बनता है नीचे देखिए। तो P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये d, यहां पर 2 रखूंगा तो ये 8 बन जाएगा 2 की पावर 3 माइनस यहां पर 2 रखूंगा और यहां पर 1 रखूंगा तो ये माइनस का 8 बनेगा। यहां आ जाओ, यहां पर अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 10 बन जाएगा, 5 2 जा 10 और ये -2। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 5d डी डैश स्क्वायर और माइनस का 5d डैश की पावर 3। चलिए x का कोफिशिएंट 2 तो d के प्लेस पर 2, तो ये 2 की पावर 3 8 बन गया। यहां पर अच्छा यहां गलत हो गया, देखो ये 2 की पावर 2 4 बनेगा, 4 4 जा 16, तो ये वाली जो वैल्यू है वो 16 बनेगी। कितनी बनेगी 16। चलिए देखो तो ये आ गया 16। अब इधर आ जाओ, यहां पर 10 बनेगा, 5 2 जा 10 और यहां पर -2 बनेगा। तो देखो ये हो गया माइनस का 18 और प्लस का 18, यानी कि दिस इज द केस ऑफ फेल्योर। ये तो हमारा क्या बन गया, केस ऑफ फेल्योर बन गया। तो इसीलिए मैंने यहां पर अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाया, तो e की पावर y प्लस 2x। तो जब केस ऑफ फेल्योर बन रहा है तो आप यहां पर अभी e की पावर y प्लस 2x ही रखेंगे और यहां पर लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ फेल्योर। तो ये हमारा क्या बन गया, केस ऑफ फेल्योर। और केस ऑफ फेल्योर में क्या करना होता है ये आपको मालूम है अच्छे से। तो यहां पर P1 को इज इक्वल टू, यानी कि इसको क्या करेंगे, अच्छा पावर किसकी ज्यादा है, पावर d की भी 3 और d डैश की भी 3, इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे और d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 3d स्क्वायर, यहां पर 3d स्क्वायर, यहां पर 8d माइनस का 8d और d डैश बन जाएगा, ये 5d डैश का स्क्वायर आ जाएगा और ये 0 बन जाएगा। ठीक, e की पावर में y प्लस 2x। चेक करते हैं क्या फिर से केस ऑफ फेल्योर बन रहा है। x के प्लेस पर 2 रखो, यहां 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 4 3 जा 12, ये 12 बन रहा है। यहां पर 2 रखेंगे तो ये 16 बन जाएगा, 16 ये 12 और ये 16 और यहां पर 5। तो इस बार नहीं बन रहा है, केस ऑफ फेल्योर नहीं है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो अगर ये केस ऑफ फेल्योर नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर d के प्लेस पर पुट करेंगे 2, d डैश के प्लेस पर पुट करेंगे 1 और y प्लस 2x के प्लेस पर पुट करेंगे u। और देखो इसकी डिग्री कितनी है, आप जरा यहां पर ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखिए, अब यहां पर P1 इज इक्वल टू x अपॉन, देखिए ये जब सब्स्टिट्यूशन यहां पर करेंगे तो d का स्क्वायर कितना बनेगा 4, तो ये बनेगा 12 माइनस यहां बनेगा 16 और ये आ जाएगा 5, तो ये 17 माइनस 16 नीचे 1 बनेगा। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इंटीग्रेशन कितनी बार करेंगे। देखो हमारा जो केस फेलियर हुआ था यहां पर डिग्री 3 थी, लेकिन हमें इस डिग्री को नहीं देखना है। हम यहां पर पहुंचे,
यहां केस ऑफ फेल्योर नहीं हुआ तो आपको इसकी डिग्री देखनी है, मतलब आपको लास्ट स्टेप की डिग्री देखनी है जहां पर केस ऑफ फेल्योर नहीं हुआ है। तो इसकी डिग्री 2 है, तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। कितने बार इंटीग्रेशन करेंगे? 2 बार। किसका? e की पावर u का, और इंटीग्रेशन e की पावर u का होगा du और du। बस हो गया हमारा यहां पर ये। तो P1 देखिए कितना आ गया, P1 आ गया आपका x, और e की पावर u का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर u ही आएगा। तो यहां से P1 की वैल्यू आ गई x e की पावर में y प्लस 2x। तो ये आ गया हमारा P1। अब आगे चलते हैं। तो P1 को हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम निकालते हैं P2 और दोनों को ऐड करके हमें Pi मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और P2 को निकालते हैं। P2 है क्या? पहले तो मैं यहां पर ये लिख लेता हूं, फंक्शन तो दोनों का नीचे का सेम ही है। d की पावर 3 माइनस 4d स्क्वायर d डैश और 5d d डैश का स्क्वायर और माइनस में 2d डैश की पावर 3। फंक्शन क्या था दूसरा वाला? देखो जरा, फंक्शन था यहां पर y प्लस एक्स की होल पावर 2, y प्लस एक्स की होल पावर 2। अब आगे देखो जरा, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पर तो देखो क्या आएगा, ये 1 बनेगा, ये -4 बनेगा, ये 5 बनेगा। तो 1 और 5 6, और -4 और -2 6, 0 बन रहा है। केस ऑफ फेल्योर आ रहा है। दिस इज द केस ऑफ फेल्योर। पुट करके देख लीजिए, केस ऑफ फेल्योर। और जब केस ऑफ फेल्योर बनेगा तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, इसको एक बार x के साथ मल्टीप्लाई और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए P2 क्या आएगा, जरा ध्यान देना। x से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन, अब देखो 1 के अपॉन में क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में, तो 3d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का 2d यानी कि 8d और d डैश। देखो याद रखना आपको d के रेस्पेक्ट में करना है, d डैश कांस्टेंट है। ये प्लस का 5d डैश का स्क्वायर, 5d डैश का स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, और y प्लस एक्स की होल पावर 1/2, यानी कि इस बार आपको x का और y का कोफिशिएंट 1 ही पुट करना है। कितना बनेगा देखो जरा, अगर आप सब जगह 1 1 पुट करेंगे तो ये 3 और ये 5 8 और ये -8, 8 -8 0 बन रहा है। देखिए अगेन केस ऑफ फेल्योर, अगेन केस ऑफ फेल्योर। यहां पर आपका केस एक बार और क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया, केस ऑफ फेल्योर, केस ऑफ फेल्योर। अब आगे देखो जरा, तो केस ऑफ फेल्योर एक बार और x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे देखो क्या बनेगा, P2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, अब देखो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 6d माइनस ये कितना बनेगा, देखो d के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8d डैश बचेगा, 8d डैश माइनस का 8d डैश, और बाकी तो 0 बन जाएगा क्योंकि आप d के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका 0 हो जाएगा। और y प्लस एक्स की होल पावर 1/2। अब दोबारा पुट करके देखते हैं 1 1, तो ये 6 बनेगा, ये माइनस का 8 बनेगा, इस बार 0 नहीं बन रहा है, यानी कि केस ऑफ फेल्योर नहीं है। तो अब हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन। ना पुट d के प्लेस पर 1 और d डैश के प्लेस पर 1 और y प्लस एक्स के प्लेस पर u पुट करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, अब हम पी हमारे पास आ जाएगा, P2 देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 6 माइनस 8 जो कि -2 बचेगा, और इंटीग्रेशन कितनी बार करेंगे, देखो ये लास्ट स्टेप है जहां पर हमारा 0 नहीं बना, तो यहां पर डिग्री कितनी है 1, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे किसका, u की पावर 1/2 का। तो कितना आएगा, P2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नीचे बच गया -2, और यहां पर इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो u की पावर में 3/2 और अपॉन में 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जरा ध्यान देना। नाउ P2 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नहीं है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 3 बचेगा, 2 से 2 तो कट गया, और u की पावर में 3/2 और u की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से आ गया P2 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3/3 और x प्लस वाई प्लस एक्स की होल पावर 3/2, क्योंकि y प्लस एक्स को आपने क्या पुट करा था, u पुट करा था। तो ये आ गया हमारे पास P2, तो P1 भी आ गया, P2 भी आ गया, दोनों को ऐड करके आपका Pi आ जाएगा। तो यहां से Pi देखो कितना आएगा ना, Pi P1 और P2 दोनों को ऐड कर देंगे, P1 कितना आया था, P1 आया था हमारे पास x e की पावर y प्लस 2x, x e की पावर में y प्लस 2x, और ये आ गया हमारे पास P2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 y प्लस एक्स की होल पावर 3/2। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन आप जानते हैं CF प्लस PI, तो Z इक्वल टू CF प्लस PI। CF हम पहले ही निकाल चुके हैं, CF कितना आया था, CF आया था हमारा ये रहा F1 y प्लस एक्स, F2 y प्लस एक्स है ना, और 2 आएगा देखो, तो F1 y प्लस एक्स प्लस एक्स, F2 y प्लस एक्स प्लस एक्स टाइम्स F3 y प्लस 2x प्लस, अब यह आ जाएगा पूरा x e की पावर y प्लस 2x और माइनस एक्स क्यूब, माइनस में एक्स क्यूब अपॉन 3 और y प्लस एक्स की होल पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन बहुत सिंपल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर भी हमें सेम चीज ही करना है, बस आपको यहां पर राइट हैंड साइड में sin x और cos y दिया है। तो स्टार्टिंग में देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये ax प्लस by का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि हमें करना क्या है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ax प्लस by के फॉर्मेट में। लास्ट लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे जो यहाँ पर लगते हैं। चलिए, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, del 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस del 2z अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, ये है ना, del 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, del 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू sin x cos y। सबसे पहले d के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर और ये बन जाएगा d और d डैश, और बाहर आ जाएगा z इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई। देखो इस केस में आप d कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी कॉमन लेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से d कॉमन आ जाएगा, d माइनस d डैश z इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई। अब यहां पर लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखो यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखनी है जरा ध्यान दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन, जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो आपको देखो क्या करना है, इसमें से जो है d है इसको अलग लिखेंगे, d इक्वल टू 0, और बचा हुआ पार्ट जो है ये d माइनस डी डैश इज इक्वल टू 0, इसको अलग लिखेंगे। तो यहां पर देखो d इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो CF होगा आपका वो होगा F1y। ये मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के थर्ड केस में बताया था। और यहां पर ये हम d की जगह m पुट कर देंगे और d डैश की जगह 1 पुट कर देंगे 0, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो m इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग CF क्या बना, देखो F1 इधर आ चुका तो F2y प्लस एक्स बना। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो यहां से d डैश कॉमन आ रहा होता ना, तो अगर आप डायरेक्ट CF लिखते तो अलग आंसर आता, और अगर आप d डैश कॉमन लेके लिखते तो अलग आता। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, प्रॉपर तरीका करने का यही है। यहां पर केस थर्ड बन रहा था हमारा, कौन सा केस बन रहा था, थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां पर हमें
पीआई निकालना है। क्या निकालना है? पीआई। चलिए ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/1 डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई। अब क्या करना है जरा ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर, तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, और यहां पर ये बन जाएगा आपका 2 साइन एक्स कॉस वाई। ये देखो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, इनके फॉर्मूले मैंने आपको कल लिखवाए थे। तो पी आई इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर माइनस डी डैश, और यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का और साइन एक्स माइनस वाई का। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहां 2 साइन ए कॉस बी लिखा है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसको देखो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर जो हमारा पी आई बन जाएगा वो क्या होगा, देखो 1/2 डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश और साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। अब आप यहां पर दे सकते हैं, आपको पी आई 2 बार कैलकुलेट करना है, एक बार यहां और एक बार यहां, तो इसको P1 और उसको P2 मान लेते हैं। तो हमारा जो पी आई हो गया, हमारा जो यहां पर पी आई बना, देखिए कितना बना ना, पी आई, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को मैं अलग अलग कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां पर ऐड कर देंगे तो टोटल पी आई आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी आई इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, 2 नीचे है, साइन एक्स प्लस वाई, और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। क्या यहां पर केस ऑफ फेलियर बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, देखो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, यानी कि यहां पर भी 1 और यहां भी 1 रखना, 1 - 1 0, केस ऑफ फेलियर। क्या बन रहा है, केस ऑफ फेलियर। तो यहां पर केस फेल हो गया हमारा, तो केस ऑफ फेलियर बन रहा है। पावर किसकी ज्यादा है, पावर तो दोनों की बराबर, देखो d की पावर ज्यादा, d डैश की तो 1 है, तो यानी कि यहां पर आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, डी स्क्वायर का 2d और -1 बनेगा और साइन x प्लस वाई। अगेन चेक करते हैं क्या केस ऑफ फेलियर बन रहा है। देखो अगर आप d की जगह 1 रखेंगे, यहां पर d आएगा, ये d है, अगर आप d की जगह 1 रखेंगे तो 2 बनेगा और यहां 1 बनेगा, तो 2 - 1 1, यानी कि केस ऑफ फेलियर नहीं है। केस ऑफ फेलियर नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, पुट d के प्लेस पर 1, d डैश के प्लेस पर 1 और x प्लस वाई के प्लेस पर u पुट कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x इंटू 1/, ये बाहर बचेगा 2, अंदर बचेगा 2 - 1, और देखो यहां पर d की पावर कितनी है लास्ट स्टेप में, 1। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन u का, क्योंकि यहां पर u आ जाएगा तो साइन u बन जाएगा du। तो यहां से अब आपके पास देखो पी आई कितना बचा, ये नीचे बचेगा 2, तो x/2 साइन u का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का बनेगा कॉस u। तो यहां से हमारे पास देखो क्या आ जाता है, P2। एक मिनट, हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, P1 निकाल रहे थे ना, हाँ, तो यहां पर मुझे सभी जगह पर P1 लिखना चाहिए, P1। तो ये हमारा P1 कैलकुलेट हो रहा है, P1 एंड P1। तो P1 कितना आ गया, P1 आ गया हमारे पास x/2 माइनस में और cos u मतलब x प्लस वाई, ये आ गया P1। अब मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से P2 देखिए कितना आएगा ना, P2, तो P1 निकाल लिया, P2 निकाल लेते हैं।
देखिए P2 जब आप निकालेंगे तो अगेन 1/2 डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन x माइनस वाई आएगा, है ना। P2 में यही था ना, x माइनस वाई। चलिए अब यहां पर चेक करते हैं, देखो x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो यहां पर 1 आएगा, ये हमारे पास 2 डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, इतना ही था ना, हाँ डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर देखो जरा, क्या यहां पर केस ऑफ फेलियर बनेगा, डी के प्लेस पर 1 रखो तो ये 1 बनेगा, और बी के डी डैश के प्लेस पर -1 रखना है, तो देखो ये 1 माइनस साइन बीच में है, फिर -1 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसका मतलब इस बार केस फेल नहीं हो रहा है। तो पुट डी के प्लेस पर 1 पुट कर दो, डी के प्लेस पर 1, डी डैश के प्लेस पर -1 और x माइनस वाई के प्लेस पर u, तो आपको क्या मिलेगा देखो जरा, P2 इज इक्वल टू 1/2, यहां 1 + 1, और कितनी बार इंटीग्रेशन करें, देखो यहां पर 2 है पावर d की, तो इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसको, साइन u को, तो du du, तो कितना आ गया देखो जरा, P2 इज इक्वल टू ये बनेगा 1/4, साइन u का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, देखो एक बार करेंगे तो माइनस का कॉस u, फिर कॉस u का करेंगे तो साइन u, यानी कि माइनस का साइन u, और यहां पर साइन u की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास फाइनली देखिए P2 आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू माइनस का 1 साइन x माइनस वाई। अब हमारे पास देखो Pi कितना हो गया, Pi के लिए क्या करेंगे, P1 और P2 को ऐड कर देंगे, P1 कितना था, P1 था माइनस का x/2 cos x प्लस वाई, और माइनस का 1/4 साइन x माइनस वाई, ये आ गया Pi। हमें निकालना कंप्लीट सॉल्यूशन, तो देखिए नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मिलेगा आपको CF प्लस Pi से, तो Z इक्वल टू CF प्लस Pi, तो यहां से फाइनल आंसर आएगा, CF कितना था, CF हमारा इसका आया था, कहां गया CF, अच्छा मैंने यहां पर टोटल CF लिखा नहीं, तो F1y प्लस F2y प्लस x, ये आ जाएगा F1y प्लस F2y प्लस x, और माइनस में x/2 cos x प्लस वाई माइनस का 1/4 साइन x माइनस वाई, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम टाइप 2 की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को भी सॉल्व करने में नहीं आएगी। अब यहां पर कुछ डीपीपी के 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर दिए हैं, है ना, इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है, इजी है। इनका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं अभी यहां पर लिख देता हूं, तो जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो उसमें इनके आंसर भी लिखे होंगे, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें अच्छे से, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारा जो केस 1 था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का केस 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें 2 केस और बचे हैं, केस 2 एंड केस 3, दोनों ही छोटे छोटे से केस हैं, तो दोनों ही केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और बचेगी, और उसको हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अभी हमारे इसमें 3 से 4 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।